तो मेरा खानदान, मेरे रिश्तेदार, मेरे सारों को पता है कि इन्हां दा पुत्र डॉक्टर बन गया। अब वो कहता है कि अगर मैं ये नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, तो कहता है मैनू दसो मैं की करा, मैं नौकरी लभा कोई या मैं पकौड़े दही भल्ले बेचां, की करा मैं। फिर वो कहता ठीक है जिवें दा हैगा इस सिस्टम च वड़ जाओ, मैं भी तो अपना घर चलाना है, मैं भी अपना ब्याह कराना है। इस्लाम में तो कई ये चीज़ मेंशन है कि बुखार का इलाज ये है और इस चीज़ का ये, और फिर साथ आप फितरत की बात करते हैं। आपने तो भी एक पॉडकास्ट में ये भी कह दिया कि जूता पहनना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो ये कोई मजहबी स्कॉलर बात करता हुआ अच्छा लगता है। लेकिन आप चूँकि मेडिकल डॉक्टर हैं, चूँकि आप नेचुरोपैथिक पे भी आप काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेडिकली को प्रूवन तिब में कोई इस तरह की चीज़ है तो उस पर थोड़ा सा अगर आप बता दें। देखिए ये सारी आप साइंस बयान कर रहे हैं, ये ना तो इस्लाम में है, ये सिर्फ आपकी है। मेडिकल साइंस को आप क्यों डिनाई करते हैं? लेकिन कुरान सर शिफा कहाँ से बातनी इमराज की बात ज़्यादा करता सर ना, बातनी भी और ज़ाहिरी भी और जिस्मानी भी और रूहानी भी। नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये जितने लोग हैं सूरह बनी इसराइल को जानते हैं, खोल के देख लीजिए, आयत मिल जाएगी आपको वहाँ पे। रिसर्च की उसमें सर आप उठा के देखें ना, बुक उठा के देखें कि नर्वस सिस्टम है बुक। तो फिर आप अगर इस तरह के सवाल में आएंगे सर नहीं ऐसे नहीं ना, फिर आप अपनी स्टडी ठीक करके बैठें। अगर इस तरह के सवाल लेने, डॉक्टर को अगर इंटरनेशनल टूर मिले, डॉक्टर को अगर गाड़ी मिले, तो फिर पहले मुझे ये बताएं, आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हैं, फर्ज कर ले 2 मिनट के, आप डॉक्टर हैं, आपके अपने पास कोई रेमेडी है एज डॉक्टर के आप मरीज का इलाज कैसे करेंगे? सारे बच्चे आपके नॉर्मल हो सकते हैं, सिर्फ एक डायरेक्टिव जारी हो जाए, कल से सारे बच्चे नॉर्मल डिलीवरियां होंगी, कैसे सारे नॉर्मल हो जाएंगे? खुद ही नहीं प्रमोट करते, डॉक्टर्स जाते ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मैडम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सेहत बैठक पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हम सेहत बैठक पॉडकास्ट में आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, स्पेशली हेल्थ से मुतालिक, और हेल्थ से मुतालिक आपको मुस्तनद जो इन्फॉर्मेशन है वो सेहत बैठक पॉडकास्ट से एक पहला जो विजन है, मिशन है कि आप तक बहुत सारी मालूमात जब मिलती हैं शेटर्ड फॉर्म में तो वो तहकीक शुदा नहीं होती, और हमारा मिशन ही यही है कि आप तक तहकीक शुदा जो मालूमात है वो पहुँचाई जाए। तो आज भी हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको हमने मदऊ किया ताकि आप तक मुस्तनद जो हकीकत पर मबनी बातें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं। हमारे दरमियान मौजूद है नेशनल कमिश्नर है हेल्थ एजुकेशन पाकिस्तान BSA, और इसके साथ साथ इनका जो नेचुरोपैथिक पे भी बड़ा एक्सपीरियंस है और आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बड़े छाए हुए मिलते हैं। तो जनाब डॉक्टर जमील मालवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस सेहत बैठक पॉडकास्ट में। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से अक्सर ये हम फ़ील करते हैं, बल्कि आम जनता भी फ़ील करती है कि आप जो थोड़ा सा ना कदामत पसंद है, आपको नई जो इजादात हैं वो पसंद नहीं हैं, और माजी की कुछ चीज़ें आप अभी भी रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो नई इजादात के बारे में थोड़ा सा आपका ये जो पहलू है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि कुरान आज भी हमारे लिए मशाल राह है, और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि सूरह रूम है चैप्टर नंबर 30 वर्स 30, अल्लाह फरमाते हैं फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फ़ितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली ना करना, यानी उसमें छेड़खानी नहीं करनी, नेचर के साथ नहीं खेलना। ठीक, आगे अल्लाह फरमाते हैं यही सीधा दीन है, यानी ज़िंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ, ज़ाब्ता हयात, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो जो नहीं जानते ना, मैं तो फितरत और नेचर का पैगाम उनके लिए लेके निकला हूँ, और बैक टू नेचर सर, फितरत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। बहुत सारी इजादात जो हैं वो इंसान को नुकसान दे रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी पर्सनल एनालाइज करें अपने आप को और एनालिसिस करें, तो उसमें अगर हम अपनी ज़ुबान को देखते हैं, और ज़ुबान जो है उसके ऊपर अगर छोटे छोटे कट्स हैं, या अगर दरमियान में कोई कट है, या ज़ुबान कटी फटी है, दराड़ें आई हुई हैं, सही, तो ये आपके, मेरे या जिसकी भी है, उसके क्रॉनिक अल्सर की यानी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की बड़ी खूबसूरत वजाहत है। ठीक है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, तो माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा आपको कट कर रहा हूँ। आप ये नहीं समझते कि मज़हब और साइंस थोड़ा डिफरेंट नहीं है? आपके हर पॉडकास्ट में हम देखते हैं, लोग भी आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मज़हब को आप मेडिकल साइंस में फिट करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा तजाद नहीं करते दोनों चीज़ें आपस में?
अगर आप आज की नाम नहाद मेडिकल साइंस को, जो कि है ही जाली, ये आप कह रहे या हैं, लेकिन मैं कह उसका रहा कोई हूँ सर, मेडिकल प्रूफ नहीं। मैं बता देता हूँ। देखें, एविडेंस दूंगा। एविडेंस दूंगा कि आप खुद फैसला कर लीजिए, जनता कर लेगी। जो चीज़ इंसान को उसकी फितरत और नेचर कर के करीब लेकर आए वो साइंस होगी, या जो उसकी फितरत और नेचर में बिगाड़ पैदा करके उसमें मज़ीद दूरियां पैदा करे, क्या वो साइंस हो सकती है? मिसाल के तौर पे तो आप थोड़ा सा फितरत को आप डिफाइन कर दें, क्या फितरत क्या है आपकी नज़र में? सर देखिए ना, आप जो हमारे यहाँ एक है मेडिकल साइंस और एक है नेचुरल साइंस। सही। एक्चुअली जो नेचुरल साइंस है ना, हमें उसको समझना पड़ेगा, और वो कुरान के अंदर मौजूद है। आपकी साइंस जिसको आप साइंस समझ रहे हैं या जनता समझ रही, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, इसकी आज की तहकीक, जो आज ये कोई इजाद करके कोई चीज़ की बात करती है, इसकी ज़रा टो में जाएं, रिसर्च में चलें, तो आपको जब इसका दरवाज़ा खुलता है तो आगे मेरा कुरान खड़ा है, आगे कुरान मौजूद है, आगे आका अलैहिस्सलाम की जो है वो तिब्बे नबवी या आका अलैहिस्सलाम का उसवा हसना ज़ाब्ता हयात आपके सामने खड़ा मिलता है। सही है। जिसको आज हम साइंस में बहुत सारी इजादात समझते हैं। ये सही। दूसरी बात यह है कि जो फितरत है जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो फितरत नेचर जो है ना, इसमें छेड़खानी लेकिन मुनासिब नहीं। लेकिन इस्लाम तो कहीं ये चीज़ डिफ़ाइन ही नहीं करता। जैसे आप बात करते हैं, इस्लाम में तो कहीं ये चीज़ मेंशन नहीं है कि इख़बार का बुखार का इलाज ये है और इस चीज़ का ये, और फिर साथ आप फितरत की बात करते हैं। आपने तो भी एक पॉडकास्ट में ये भी कह दिया कि जूता पहनना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो पहले के जो इंसान गुजरे हैं, जो जंगलों में रहते थे, उनकी अगर ज़िंदगी अगर नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जूता बिल्कुल नहीं पहनना, मैंने हम ये फितरत कहा, की बात कर रहे हैं। हाँ, फिर मैंने दूसरा मेडिकल जो बात कर रहा है वो बुखार का भी ट्रीटमेंट दे रहा है, फिर साथ वो चीज़ें दे रही। आप साथ इस्लाम को जब रिलेट करते हैं तो इस्लाम कहाँ पर बुखार के ट्रीटमेंट का, बुखार के इलाज का बता रहा है? फ़र्ज़ कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखार का इलाज पानी से करें, पानी से करें। आप पानी को क्या करना है, आप पानी को गर्म कर लीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस पे हो, और उस पानी को गर्म करके आप उसके अंदर सिर्फ पाँव डिप कर लें। और ये बात आपको 1960 के करीब एक रिसर्च पेपर छपा था, मुझे एग्जैक्ट इस वक्त याद नहीं, मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ। उस वक्त एक रिसर्च पेपर छपा था, और उस वक्त एक बंदे ने तहकीक करके ये ओपन किया था, और उसको नोबेल इनाम मिला था, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसने कहा था बुखार का इलाज पानी से कैसे करो। उसने कहा पानी गर्म पानी में डिप करो, पाँव अपने गर्म पानी में डिप करो, और आधा घंटा बैठे रहो। आधे घंटे के बाद आपका बुखार 3-4 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है। और उसको इस बात की तहकीक के ऊपर जो है वो बताने पे सर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये कोई मजहबी स्कॉलर बात करता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन आप चूँकि मेडिकल डॉक्टर हैं, चूँकि आप नेचुरोपैथिक पे भी आप काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेडिकली को प्रूवन तिब में कोई इस तरह की चीज़ है तो उस पर थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। देखें, आपकी बॉडी के अंदर बुखार जो है, बुखार तिब्बी पॉइंट से अगर मैं आपको बताऊं तो बुखार बाइस रहमत है, बाइस जहमत नहीं है। आपको पता है बुखार आता क्यों है? बुखार इसलिए आता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर कोई भी टॉक्सिस, जहरीले मादे, फासद मादे बॉडी के अंदर रुक जाएं और वो कोई ऐसी प्रॉब्लम करें जो आगे किसी बड़ी बीमारी या किसी मसले का या हमारे ऑर्गन किसी का ख़राबी का बायस बनते हों, तो उसके लिए हमारे जिस्म का एंटीबायोटिक अमल जो कुदरती अमल है हमारी बॉडी के अंदर, अल्लाह ताला ने ना इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला ने एक हीलिंग पावर भी रखी है इंसान के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सारी आप साइंस बयान कर रहे हैं, ये ना तो इस्लाम में है, ये सिर्फ आपकी है। मेडिकल साइंस को आप क्यों डिनाई करते हैं? चूँकि आप नहीं, मेरी साइंस नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना उसको पहले या तो पूरा सुन लेना, आपको फिर समझ आएगी। ये तिब के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ जो तिब्बी नुक्ता नज़र से है। मैं तिब की बात कर रहा हूँ, मैं उस साइंस उस मेडिकल साइंस की नहीं बात कर रहा जो सिर्फ आपको कहता है कि दो गोलियां पैनाडोल कहता है सुबह खाएं, 2 दोपहर 2 शाम खाएं। और मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या तिब इस्लाम है? क्या चीज़? तिब। हाँ, तिब नेचुरल पे बात करती है, और नेचर जो भी होगी, नेचर जो भी है वो साइंस है, और नेचर जो भी है वो कुरान है। लेकिन वो तो साइंस है, क्या खुदा की दी हुई चीज़ नहीं है, क्योंकि नेचर तो एक साइंस की तरफ आ रहा है। सर अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को, हमने हर शय को जो है वो फितरत और नेचर पर बनाया। तो अल्लाह की आपकी नज़र में फितरत क्या है? आपकी नज़र में नेचर क्या है? जो कुछ आपको कायनात में नज़र आ रहा है ये फितरत पे है। आपका मोबाइल क्या है?
ये इस मोबाइल को जिस कंपनी ने बनाया ये भी एक नेचर है, इसकी भी एक नेचर है। कंपनी ने इसको कहा नहीं है, नहीं इसको आप साइंस वो ये और साइंस है ना, अब उससे रिलेट ना करें। ये मोबाइल आपका किसी फितरत नेचर पे बना ना। अगर ये मोबाइल आपका वाटरप्रूफ नहीं है, आप इसको पानी के अंदर एक दफ़ा ऐसे डिप करके दिखाएं मुझे, इसकी फितरत के साथ छेड़खानी करें, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ख़राब होगा या नहीं होगा? इसके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? अल्लाह ताला ने इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। मैं ये सिर्फ आपसे ये पूछ लेता हूँ जी कि आपकी जो नेचर है, इसके पास नेचर का जो आप ट्रीटमेंट बताते हैं, इसके पास डायबिटीज़ की, इसके पास जो हार्ट डिजीज़ हैं उसका, और इसके साथ साथ जो टीबी है जो बहुत कॉमन रहा है अभी भी है, इसका है ट्रीटमेंट? देखें, मासवाए मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी की शिफा है, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है। ठीक, पहली बात। अब इससे आगे आप मेरे पास इसका जवाब नहीं होगा। दूसरी, कुरान से आ जाता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो जब मेरे अल्लाह ने आयत भी दे दी, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस की शक्ल में हमें ये भी फरमा दिया, तो फिर आज का कोई डॉक्टर कहे कि इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, फ़लाँ बीमारी लाइलाज है, तो मेरा ख्याल है कि वो कुरान और हदीस की आयत दोनों की नफ़ी कर रहा है। तो फिर उसको देखना चाहिए कि वो दायरा इस्लाम में भी है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि फितरत, ये किस पारे की आयत है? मुझे थोड़ा सूरह बनी इसराइल के अंदर आयत है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल इसका मोमिनीन। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर बता दें, आइडिया हो जाए। मसलन इस कॉन्टेक्स्ट को आप किस नज़र से देखें, किस तरह से है? सर ये आयत किस लिए आई ना, आप उसको देख लें, मैंने तो तर्जुमा भी दे दिया। अब तर्जुमा जो है वो ये है, वला आगे उसके है कि वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा, कि जो लोग इस पे यकीन नहीं करेंगे या इस पे अमल नहीं करेंगे या तवज्जो नहीं देंगे, वो ज़ालिमों में होंगे और खसारे में जाएंगे। तो इस वक्त हम अक्सरियत जो है उम्मत मुसलमान वो खसारे में है। सही, यानी अल्लाह ने शिफा किसने देनी है? शिफा कहाँ से आनी है? लेकिन कुरान सर शिफा कहाँ से आनी? बातनी अमराज की बात ज़्यादा करता सर है। ना, बातनी भी और ज़ाहिरी भी और जिस्मानी भी और रूहानी भी। आप क्या समझ रहे हैं कुरान को? जिस्मानी में आप बताएं अगर मोटापे के वाले क्या से। मतलब? आप देखें कि आप क्या कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका तर्जुमा मफ़हूम ये है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से वो रवायत है हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ों को कभी ना छोड़िएगा, इनमें सरासर शिफा है, शहद और कुरान। और ये अगर हम उसको अरबी में देखेंगे तो उस हदीस के आखिर पे जो लफ्ज़ आता है ना वो है अल असल वल कुरान, यानी शहद और कुरान, इन दो चीज़ों को कभी ना छोड़िएगा। हम वो दोनों चीज़ें छोड़े बैठे हैं। तो कुरान का जो आप हवाला दे रहे हैं उसको थोड़ा सा आप कंप्लीट कर लें पहले। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये जितने लोग हैं सूरह बनी इसराइल को जानते हैं, खोल के देख लीजिए, आयत मिल जाएगी आपको वहाँ पे। और उसका तर्जुमा भी यही मिलेगा कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा। अब वो चीज़ें ढूंढनी है जो वहाँ तक अरबी का शिफा उर्दू में शिफा होगा तो और कौन सा होगा? अरबी में चेक शिफा कर लीजिए सर ना, आप चेक तो करें ना। आपने मज़हब से मुताल्लिक भी कुछ पढ़ा होगा डॉक्टर? क्या मतलब? आप मजहबी स्कॉलर हैं? सर मैं मजहबी स्कॉलर नहीं, मैं कुरान का तालब इल्म हूँ। कुरान सब के लिए, और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना सीखें, कुरान के साथ लज्जत आशनाई करें, कुरान के साथ ज़रा सवाल जवाब करके तो देखें आपको जवाब मिलेगा। लेकिन कुरान का हर आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसी एक जगह से उठा के तो नहीं। सर फिर आप अपने आप को किसी मजहबी स्कॉलर के पास बैठकर इस बात को क्लियर करें। वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन ये आप क्लियर करें ना सर। मेरा ये सवाल है, पब्लिक ज़्यादातर जो क्वेश्चंस कर रही है सर, पब्लिक में बहुत सारे इस वक्त मुफ्ती साहबान और बहुत सारे ऐसे लोग जो मजहबी स्कॉलर हैं वो जानते हैं कि मैं बात कहाँ से कर रहा हूँ। वो जानते हैं, वो लंबी बात है, लेकिन लोग सब जो लोग हम अपने मेडिकल पॉडकास्ट पे ही आते हैं, मजहब को साइड पे भी रखते हैं। आप बताएं, आप बात कर रहे थे कि जो जूता पहना, एक पॉडकास्ट मैंने आप देखा, उसने आपने कहा कि जूता पहनना भी जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, सेहतमंद नहीं है। नहीं तो देखिए, मैंने ये कहा कि आप, मैंने और आपने, आप अपना देखिएगा कि आप अपना एहतसाब खुद करके देखें। आप अंदाज़ा कीजिए कि आप कब ज़मीन पे नंगे पाँव चले थे? बचपन में। तो क्या उसके बाद हमें ज़मीन के साथ अर्थ होना है या नहीं होना? यहाँ पे हमारे
ब्रेन में हरा मगज़ में मोटर न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वहाँ से करंट निकलता है, वो पूरी बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है, पाँव तक आता है, ज़मीन से कशे शकल के साथ अर्थ करता है, जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। कोई स्टडीज़ आपने कोई रिसर्च की उस पर? सर आप उठा के देखें ना, बुक उठा के देखें कि नर्वस सिस्टम कौन सी बुक? तो फिर आप अगर इस तरह के सवाल में आएंगे तो सर नहीं, ऐसे नहीं ना, फिर reference आप अपनी स्टडी ठीक करके बैठें अगर इस तरह के सवाल लेने। मैं सिर्फ सर देख लेना, ऐसे नहीं। ठीक है, आप देखें, continue। मोटर न्यूरॉन सेल्स मौजूद हैं, ये आप किसी से भी पूछ लें। बिल्कुल, ये तो मौजूद। अगर आपकी स्टडी में नहीं, अब मैं इसकी एक वजाहत दे देता हूँ, फिर आप reference सर आप मान जाएंगे ना, रेफरेंस को छोड़ें, ठीक है, आप मान जाएंगे। अभी कभी आपने किसी के साथ हाथ मिलाया हो, शेक हैंड किया हो और ऐसे करते हुए करंट लगाओ, समटाइम होता है ना, तो ये वही करंट और रिफ्लेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। ये जब हम ऐसे करते हैं तो करंट लगता है एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हुए, तो ये वही करंट है। एक्चुअली ये है कि अगर आप वो मीटर ले लें जिसके साथ एक मैकेनिक जो है एक मीटर के साथ मुख्तलिफ पुर्जों को चेक करता है और उसके वोल्टेज देखता है कि ये पुर्जा सड़ गया, ठीक है या नहीं, उसके जो रेड लाइन होती है ना, लाइन उसकी या रेड तार होती है, आप उसको हाथ में पकड़ें तो वो आपको देगा 0.4 वोल्टेज देगा इंसान का। और अगर आप ज़मीन के ऊपर धरती पे नंगे पाँव 40 मिनट रख के बैठे रहें या ज़मीन पे चलते रहें 40 मिनट, या बैठकर जैसे हम बैठे हैं तो पाँव ज़मीन के ऊपर हों या घास पे हों, ज़मीन कच्ची मिट्टी पे हों, फर्श पत्थर टाइल वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, तो जब आप उस पर 40 मिनट बैठे रहेंगे तो उसके बाद उठकर वही मीटर की तार पकड़ें तो जो 0.4 वोल्टेज आ रहा है वो आपका 0 पे आ जाएगा। हमें अपने आप को 0 वोल्ट भी करना है। किसी दौर में आप बड़ों की तहकीक करके देख लें, पूछ लें कि किसी दौर में इंसान सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक और घास पे नंगे पाँव चलता था, शबनम के ऊपर चलता था। हमने बिल्कुल मिट्टी के साथ मट्टी होना छोड़ दिया, मट्टी के ऊपर चलना छोड़ दिया। राइट, तो वो जो उस पर चलना है, मैंने उस पर ये बात की थी कि इंसान, जैसे आपने कहा कि मैं शायद कभी बचपन में, तो बाकी आप देखें कि जो बाकी अल्लाह की मखलूक जितनी है इंसानों के अलावा, वो सारी की सारी नंगे पाँव हैं। इंसान जूता पहनता है, मैंने ये नहीं कहा कि उसको जूता नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उसको जूता उतार कर जमीन के साथ अर्थ भी करना है, उसको अर्थ भी करना है। अगर वो हम जो लोग अर्थ करना शुरू हो जाएं, आप सिर्फ अपनी बात करें, मैं आपको एक देता हूं, आप 40 मिनट रोजाना जमीन पर नंगे पांव या पैदल चलना शुरू कर दें घास वगैरह पे कहीं, या टाइम ना हो तो आप इस तरह जैसे मैं और आप बैठे हैं इस तरह जमीन के ऊपर अर्थ करें 40 मिनट रोजाना कर देना है। जब आप करें ना, आप करें और सिर्फ 40 मिनट आपने रोजाना करना है। आप सिर्फ एक हफ्ता करें, आपको खुद अपने अंदर एक चेंज नजर आएगा कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ा, आपको इसके बेनिफिट क्या मिले। चलेंगे 40 दिन का हम करके, 40 दिन नहीं, 40 मिनट रोजाना बैठना है या करना है, और आप एक हफ्ता करें, आपको खुद नजर आ जाएगा आपको उसके क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है। एक पॉडकास्ट में आपने ये भी कहा कि जो लोग कद्दू नहीं खाते और एक ऐसी स्टेज आती है जब फिर वो उनको बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं और फिर उतना ही उनको कद्दू खाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर कद्दू काश्त नहीं होते, कद्दू की सप्लाई नहीं, लोग कद्दू खाना नहीं, उन ममालिक में ये बीमारियां फिर क्यों नहीं होती, क्या वजह? कहाँ नहीं है बताइए, कौन सी? पूरी दुनिया में इस वक्त 1.5 करोड़ मरीज रोज़ाना डायलिसिस करवा रहे हैं, मशीनों के ऊपर खून साफ कराना। बिल्कुल। तो वो पूरी दुनिया में, आप किस मुल्क की बात करेंगे? सबसे गरीब मुल्क आपको नज़र आएगा इस वक्त अफ्रीकन रीजन जो है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मैं पिछले कुछ अर्सा पहले मैं उनके प्रेसिडेंट की इनविटेशन पे कि उनके प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं, मैं होके आया हूँ। ठीक है। और वहाँ पे भी वो लोग जो हैं वो कद्दू उगा भी रहे हैं और कद्दू खा भी रहे हैं। जिन मुल्कों में चावल बहुत खाया जाता है उन मुल्कों के मसाइल भी देख लीजिए। लेकिन अगर वहाँ पे मसाइल चावल की वजह से कम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, तो वहाँ पे वो लोग चावल के साथ मछली खा रहे हैं। बांग्लादेश के, हाँ यस, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, इधर ये हो गया, कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, तो वो जो फ़िश खा रहे हैं ना साथ, वो उसको काउंटर भी कर रही है। हम यहाँ पे चावल खाते हैं, फ़िश का हमें पता ही नहीं कब खानी है उसके साथ। तो फिर बीमारियाँ आएंगी। फिर हम मिसालें देते हैं कि जी वो मलेशिया में और ख़ास तौर पे बांग्लादेश के अंदर चावल बहुत खाया जाता है, तो भाई वहाँ खाया जाता है, वहाँ जिस तरीके से खाया जाता है आप वैसे खा रहे हैं? नहीं खा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि आलू एक जहर है और फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो जनाब सिगरेट के बराबर है, तो कुछ ऐसी भी मतलब हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा नेचुरल तरीके से प्रोसेस करके कुछ ऐसी चीज़ें बनाई भी जाती हैं, तो क्या वो भी हार्मफुल हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे बहुत सारी जो फ्राइज़ हैं वो बगैर ऑयल के बनाई जाती हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आलू इस वक्त हार्मफुल क्यों है।
हाँ, ये थोड़ा आलू मेरे और आपके बचपन में, मेरे बचपन में मुझे आज भी याद है कि हमारी अम्मा जो है वो वालदा साहबा जो है वो आलू, छोटे छोटे आलू, गोल गोल आलू होते थे, जैसे आजकल आलू बुखारा आता है उस साइज़ के, देसी आलू बुखारे के साइज़ के, सही। तो वो उबाल कर बनाए जाते थे। खाते भी रहे हम, ये नहीं कि हमने नहीं खाया, लेकिन उस वक्त के आलू में और आज के आलू में फ़र्क क्या है? सही है। आप ये तहकीक कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि आलू को एक एकड़ आलू को, जो फसल है उसकी जब तैयार हो रही होती, तो उस 1 एकड़ आलू को कम से कम 12, 14, 16 बोरी खाद लग रही है। तो वो जो खाद लग रही है हार्मफुल आलू उससे हुआ पड़ा है। वो नहीं कोई समझ रहा, वो उस बात को कोई नहीं उठा रहा, वो कह रहे हैं जी आलू सब खाते रहे। ओ भाई, हमने भी खाया आलू, लेकिन उस दौर में खाद इस तरह नहीं लगती थी। आज खाद लग रही। आपको पता है आपके मुल्क में टीबी वापस क्यों आई है? टीबी इतनी, इसने फिर इतना सर क्यों उठा लिया? उसकी वजह ये आलू है। उसके बाद चावल है, चावल जिसके अंदर आर्सेनिक बहुत आ चुका हुआ है, जो उसको खाद लग रही, जो उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं चावल के ऊपर, वो स्प्रे और वो चीज़ें उसके अंदर वो जो केमिकल छिड़काव हो रहा है उसकी वजह से उस आर्सेनिक बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है, और आर्सेनिक की वजह से चावल जो है वो नुकसान कर रहा है। वो चावल लेके आए ना जो था, या अभी भी वो चावल करना है, तो आप वो चावल जो है ना उसके ऊपर खादें लगाना और स्प्रे करना छोड़ दें। आप वो लेकर आएँ जो आलू जिसके ऊपर आप खाद ना लगाएं, तो यही आलू आपके लिए फ़ायदा करेगा। आप वो नहीं देख रहे कि खाद कितनी लग रही है, इसको हमको नहीं पता, ये एक किसान जानता है, या खाद बेचने वाला जानता है। मेडिकल फिर क्यों नहीं लोगों को अवेयरनेस देती, या जो डॉक्टर्स मेडिकल कम्युनिटी के लोग हैं, हाँ, वो इस वाले से बचाव को तो उनको बताना चाहिए, लेकिन फिर वो मेडिसिन की तरफ लेके जाते हैं। इसमें सर बात ये कि डॉक्टर को ग़िज़ा का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता तो बता दें। पूरी दुनिया में चैलेंज है, ग़िज़ा की एक किताब भी डॉक्टर को नहीं पढ़ाई जाती तो वो बेचारा क्या बताएगा? डॉक्टर को तो ये मुझे बताते ना, मैं आपको चार्ट लेके आता, डॉक्टर्स के चार्ट लेके आता, जो उनके कलर प्रिंटेड लेके आता, फिर मैं आपसे बात करता। सबके लिए वही वो सर एक ही है सबके लिए बना हुआ है। उसमें उसने लिखा है, पहले कॉलम में लिखा है कि मैदे की तजाबियत के हवाले से अब मैं देने लगा हूँ, डॉक्टर का शऊर देखिएगा, कि चार्ट बना हुआ है और नीचे कंपनी की मेडिसिन छपी हुई है कि मैदे की तजाबियत के लिए आप फलां दवाई दें, कंपनी का इश्तहार है नीचे, ऊपर डॉक्टर का नाम है, ऊपर कंपनी का वो बना हुआ वो सारा है। अब वहाँ पता है क्या है, वहाँ ये है कि एक कॉलम में लिखा है कि ये खुराक मरीज़ ले सकते हैं, ये दरमियानी से ले सकते हैं, और आखिर पे लिखा है ये नहीं ले सकते। पहले कॉलम में जहाँ ले सकते हैं वहाँ उसने लिखा है कि आलू भी, गोभी भी, मटर मरीज़ मैदे वाला खा सकता है, जबकि ये हर एक को पता है, कॉमन बंदे को पता है कि आलू गोभी मटर खाने से मैदे में तजाबियत बढ़ती है, गैस हो जाती है, फारा होता है, जलन हो जाती है। और दूसरे कॉलम में, लास्ट कॉलम में वही डॉक्टर लिख रहा है कि आलू मना है। तो फिर या आलू मना वाली जगह पे डॉक्टर ठीक है, या यहाँ पे इत्तफाक करेगा। तो इसका मतलब तो फिर डॉक्टर साहब यही है कि मेडिकल के जो लोग हैं वो तो या फिर लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहते, या किसी एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो ट्रीट करना चाहता होता तो उसको दवाई बनाना नहीं सिखाई जाती? हाँ, दवाई दवाई बनाना आती है उसको? उसने कभी दवाई बनती देखी है? उसको पता है ये बनाई कैसे जाती है? उसको उसके फार्मूले का पता है? वो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फिर फार्मास्यूटिकल जो फार्मास्यूटिकल का नहीं, फार्मासिस्ट का काम है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का काम है। फिर आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को अपना काम करने देना, लाएं उनको मैदान में। वो बेचारे इस वक्त जो है वो करके, और वो तो कितनी खातर खा नहीं लेके तो नहीं लिख रहे ना, तो डोज सुजेस्ट करना किसका काम है? फार्मासिस्ट का, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का। अब तो बैचलर डिग्री होगी उसकी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, उसके बाद वही बच्चे आगे एमफिल भी कर गए, वो आगे पीएचडी भी कर रहे हैं, लेकिन वो बैठे हैं, वो इंतज़ार में हैं कि कोई डॉक्टर हमारे से रहनुमाई तो ले। डॉक्टर उससे कभी पूछता है? ना आईसीयू में, ना सीसीयू में, ना किसी वार्ड में, कहीं भी नहीं पूछा जाता। डॉक्टर अंधाधुंध। मैं मेरे साथ एक किसी वक्त प्रोग्राम करें, मैं एविडेंस के साथ आऊँगा आपके साथ, कि डॉक्टर जो है बगैर देखे, बगैर जांचे, डॉक्टर जो है वो लोगों को एपीवाल के ऊपर लगाए हुए हैं कि आपको माइग्रेन है, सुईर दर्द है, फलां, मिर्गी की दवाइयाँ खिला रहा है वो, और मिर्गी का टेस्ट कोई नहीं। इसका मतलब आप पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। क्या ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब। जो देखें, जो डॉक्टर माजरत के साथ, बड़े ही अदब से, माफ़ी के साथ, जो डॉक्टर अपनी सकी माँ का इलाज नहीं कर सकता, वो आपका, मेरा, कौम का क्या करेगा? लॉजिकल बात तो है। कर सकता है? नहीं कर सकता। सही। उसको दवाई बनाना, उसको ग़िज़ा, उसके लाइफस्टाइल कुछ नहीं बताया गया। उसको सिर्फ इतना बताया गया कि आपने दवाई लिखनी कौन सी है, बेचनी है, बस। वो सिर्फ लिखी जा रहा है और बेची जा रहा है। सही।
अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा आपने इश्तिहार की बात की तो उसी से मैं रिलेट करूंगा कि पिछले साल 2024 में 7 अरब की तकरीबन एक ओमेप्राजोल 8 अरब कंपनी, की, 7 से 8 की अरब की राइजिक, ओमेप्राजोल की कंपनी जो आप राइजिक नाम नाम बता की रहे दवाई। हैं, वो सेल होगी। ठीक है, वो डॉक्टर्स ने सेल कर दी है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कहने पे, और ये बिला वजह इतनी सेल, इसके पीछे क्या है? आपको बेहतर पता। आप बताएं ना, नहीं, आपको नहीं पता, आपकी स्टडीज़ हैं, आपको नहीं पता मुझे भी पता है, क्यों लेकिन क्यों क्यों है? चलें आप बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है कि नहीं। आप मतलब मैं ये समझता हूँ कि शायद फार्मास्यूटिकल कंपनी दोनों की इंटरेस्ट है, डॉक्टर्स में 100% दुरुस्त है आपकी बात। बिजनेस है। हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं है। तो क्या क्या डॉक्टर्स क्या बेनिफिट लेते हैं? देखें, डॉक्टर को अगर इंटरनेशनल टूर मिले, डॉक्टर को अगर गाड़ी मिले, तो फिर मुझे ये बताएं, आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हैं, फर्ज कर लें 2 मिनट के, आप डॉक्टर हैं, आपके अपने पास कोई रेमेडी है एज डॉक्टर कि आप मरीज़ का इलाज कैसे करेंगे? नहीं, नो, नेवर। आप मोहताज हैं किसी के, किसके? जिसकी दवाई लिखनी है आपने, मेडिसिन। आप अपनी नहीं बना सकते, आपके पास इख्तियार ही कोई नहीं, आपको पता भी नहीं, आपने कभी बनती भी नहीं देखी, फिर आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे सर किसी की। आपको डॉक्टर बनाया गया या एजेंट बनाया गया, ये आपने सोचना है। ठीक हो गया, अब बात आ गई उसकी कि वो क्या करे। उसके पास जो है उसने वही करना है। जो डॉक्टर सच पे है ना, वो अभी भी हैं। कल मेरे पास एक इस्लामाबाद के एक मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर आए, कहते सर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, यस प्रोफेसर। यस प्रोफेसर। क्या बात। उसके अपने घर में डॉक्टर्स मौजूद हैं, उसके अपने बच्चे डॉक्टर, उसकी बेटियां डॉक्टर, और वो डॉक्टर्स पढ़ा रहा है, एज ए डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है। उसने कहा सर मैं एग्री, मैं आपके साथ हूँ। मैं नेचर, और उसको कहता है मैं नेचर की बातें कुछ करता हूँ वहाँ पे लोगों को, लेकिन जब मैंने आपकी चीज़ें देखी और आपकी बातें सुनी तो वो मुझे स्पेशली इस्लामाबाद से लाहौर आया। ठीक, उसने मुझे कहा जी जब आपके इस्लामाबाद चक्कर लगे सर आप मुझे मेरे घर तशरीफ़ लाएं। ठीक। बात पता है क्या है, अच्छे डॉक्टर आज भी मौजूद हैं जो कौम को थोड़ा बहुत सीधा रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप डॉक्टर बन गए और उसके बाद आपको ये हर एक को पता है कि मैं क्या बना, ये हर एक को पता है। अब मुसीबत ये है कि वो कहता है, ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सर अब हम बताइए कि क्या करें, हमें तो नहीं पता कि बनने के बाद हम क्या बने, बनने के बाद डिग्री लेने के बाद हम क्या बने। तो फिर वो कहता है कि सर आप बताइए कि अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा ख़ानदान, मेरे रिश्तेदार, मेरे सारों को पता है कि इन्हों का पुत्र डॉक्टर बन गया। अब वो कहता है कि अगर मैं ये नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, तो कहता है मैनू दसो मैं की करा, मैं नौकरी लभा कोई, या मैं पकौड़े दही भल्ले बेचा, की करा मैं। फिर वो कहता ठीक है जिवें दा हैगा सिस्टम च वड़ जाओ, मैं भी तो अपना घर चलाना है, मैं भी अपना ब्याह कराना है, मैं भी अपने बच्चे पालने। आगे बहुत सेचुरेशन होगी मेडिकल स्टूडेंट्स और फिर आगे मेडिकल प्रोफेशनल क्या आपको पता है इस मुल्क में इसके पैरेलल एक डिग्री आ गई है। कौन सी? यस आ गई, वो भी बताता हूँ। बताएं। और दूसरी बात ये कि अब इसका स्कोप जो है ना वो गिरना शुरू हो गया। जिसको ये फर्स्ट डिवीज़न में लेते थे, पिछले दिनों इसके ऊपर बाकायदा उनका PMDC का इजलास हुआ और उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है, मीडिया की खबरें भी मौजूद हैं, कि जो सेकंड डिवीज़न FSC में होगा वो भी MBBS के लिए अप्लाई कर सकता है, चूँकि पिछले साल जो टारगेट था, जितना लेना था, जितने प्राइवेट कॉलेजेस का कोटा था, वो सर फुल नहीं हो सका उसका क्राइटेरिया। और उसके पैरेलल एक डिग्री पता कौन सी आ गई है? कौन सी? दुनिया में आ चुकी हुई है, पाकिस्तान में भी अब शुरू हो गई है। क्या? उसका नाम है डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन। ईस्टर्न मेडिसिन, यस, बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। और ये करशी यूनिवर्सिटी करवा रही है, ठीक है, हमदर्द यूनिवर्सिटी करवा रही है। उसके बाद जनाब आपकी GC यूनिवर्सिटी। ये होम्योपैथिक? सर नहीं, होम्योपैथिक नहीं, ये नेचुरोपैथिक डॉक्टर की डिग्री, ठीक है, आपकी GC यूनिवर्सिटी करवाना शुरू कर गई, आपकी सुपीरियर करवा रही है, आपकी UMT करवा रही है, मनार यूनिवर्सिटी से करवाने जा रही है। उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर करवा रही है, उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी करवा रही है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है वो करवा रही है, हज़ारा यूनिवर्सिटी करवा रही है। अब बच्चे बच्चियाँ वहाँ उधर जाना शुरू हो गए
वो कहते हैं कि सेम एफएससी वही सब कुछ है और बैचलर डिग्री है। तो बात तो है कि वो कहते हैं उनको दवाई बनाना भी और उनको ग़िज़ा भी सब कुछ बताई जा रही है, वो नेचुरल पे बात करेंगे, नेचर पे रहेंगे। तो फिर बाकी डॉक्टर्स का तो फ्यूचर दाव पे लगने जा सर लगना है तो मैंने अपने बेटे को एमबीबीएस नहीं करवाया, मैंने अपनी बेटी को नहीं करवाया। मेरा बेटा अभी कृषि यूनिवर्सिटी से अभी फारिगुल तहसील हुआ है, इंडस हॉस्पिटल में उसकी हाउस जॉब है। तो फिर तो सर्जन ही रह जाएंगे। क्या सर्जन्स? तो सर्जरी कहाँ लिखी है कि सारे काम सर्जरी से होने? सर्जन तो ये कहते हैं हमारे बगैर तो ये सिस्टम ही नहीं चलता। कौन सा नहीं चल सकता? वो कहते हैं सर्जरी नहीं सारे बच्चे आपके नॉर्मल हो सकते हैं, सिर्फ एक डायरेक्टिव जारी हो जाए। कल से सारे बच्चे नॉर्मल डिलीवरियाँ होंगी। कैसे? सारे नॉर्मल हो जाएंगे। खुद ही नहीं प्रमोट करते, डॉक्टर्स चाहते ही नहीं। कौन नहीं करता? डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट ही नहीं करते। मैं देता हूँ ना, एक दिन में हो जाएगा, कैसे नहीं करता? आपके पास क्या सोल्यूशन? मेरे पास सोल्यूशन ये है कि मैं बड़े अदब के साथ हाथ बांध के दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक डायरेक्टिव जारी कर दें। तो एक डायरेक्टिव सर जारी कर, इसके बाद फिर गायनेकोलॉजिस्ट आपके पीछे सर मैं बताने लगा हूँ ना। गायनेकोलॉजिस्ट को क्या करना है हमने, बात यह है कि एक डायरेक्टिव जारी हो जाए कि कल से प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दें, एक डायरेक्टिव जारी करें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक डायरेक्टिव जारी कर सकता है कि कल से जो भी पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, अगर वहाँ पे डिलीवरी नॉर्मल होगी तो यू शुड मस्ट बी पे 20,000, आपको 20,000 देना पड़ेगा नॉर्मल डिलीवरी पे। सर कौम को इस पे खड़े होना पड़ेगा। यस 20,000 पे। मेरी बात सुन लीजिएगा फिर समझिएगा, तो कौम को भी समझ आएगी कि इसमें फ़ायदा है। 20,000 नॉर्मल डिलीवरी पे देना है, हमें देना चाहिए, दे देना चाहिए। नंबर 2, उसी में ये लिखा हो कि कल से अगर किसी की सेजेरियन से ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों जगहों पे, तो यू शुड मस्ट बी पे जस्ट ओनली 5,000, 5,000 रुपया। मैनू तुसी दस दो कि कल तो की होएगा। तो जारी बात है उनका कल 20,000 का फायदा देखेगा हर कोई। हाँ, आप डॉक्टर होंगे तो आप भी कहेंगे यार 20,000 आ रहा है, नॉर्मल डिलीवरी होने दो। 20,000 अच्छा है या 5,000? तो कल से क्या होगा? एक रात के डायरेक्टिव से कौन सी काय पलट जाएगी? जो अभी कहा जाता है कि जी माएँ वो नहीं रही, खुराकें वो नहीं रही, हालात वो नहीं रहे, सब कुछ वो नहीं रहा, वो पुराने औरतें थी, अब नए बच्चे हैं, फलां, कुछ भी नहीं। सिर्फ सर इसकी गेम है। कल से 20,000, जो कौम इस वक्त 2, 2.5, 4 लाख 5 लाख खर्च करती है, वो 20,000 दे के नॉर्मल डिलीवरी करा ले, ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये जो होम्योपैथिक, इसके पास कोई सोल्यूशन है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाए? चूँकि अब देहातों में तो हम देखते हैं कि अक्सर पेशेंट इसी तरह नॉर्मल डिलीवरी पे हो रही है। सर बात यह है कि नेचुरोपैथिक जो है वो आपको एक ऐसा सिस्टम देता है, अगर आप उस नेचर और फितरत पे करीब रहें और उसी पे बेस करते रहें तो आपकी डिलीवरी वैसे ही नॉर्मल हो सकती है। सही है। 2 मिनट लूँगा तो वजाहत समझा दूँगा प्लीज़। एक खातून गई किसी डॉक्टर के पास, वो उसको कहती है कि मुझे पीरियड्स नहीं हुए, और डॉक्टर उसको कहता है चलिए लिखें जी आप मैरिड हैं? वो कहती है जी। ओके, वो उसको एक यूरिन टेस्ट लिखता है और वो जाकर टेस्ट करवाता है। वो टेस्ट होके आता है तो वहाँ से पता चलता है कि इसको प्रेगनेंसी है, हमल हो चुका है। डॉक्टर उससे पूछती है, गायनाकोलॉजिस्ट उससे पूछती है कि मिसेस फलां आप ये बताएं, मिसेस आसिफ आप ये बताएं कि आपके लास्ट मेंसेस पीरियड डेट क्या थी? LMP उसको कहा जाता है टेक्निकली। वो फर्ज करें कहती है कि जी मुझे पिछले महीने की 20 को आए थे, इस महीने की 20 को आने थे, नहीं आए, और आज कितनी है? आज 29 है। तो वो कहता है अच्छा 1 महीना और 9 दिन। वो कहता है 1 महीना 9 दिन की आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी हुई है। सही है। इससे टोटली रॉन्ग। अच्छा, यहीं पे गलती है, यहीं पे गलती है। वो उससे आने की डेट पूछ रही है, जाने की नहीं, आने की, मेंसेस के आने की डेट पूछ रही है, नहाने की डेट नहीं पूछ रही। तो जो 1 हफ्ता नापाकी का है, क्या इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है? नो, पॉसिबल नहीं है ना। ना रिलेशन में जाएंगे कोई, ना मीटिंग हो सकती है और ना ही प्रेगनेंसी हो सकती है। तो 1 वीक ये जेहन में रखना है आपने अपने। ठीक है। अब अगली बात करते हैं। आगे ये कहते हैं कि 1 हफ्ता जो है प्रॉपर उस औरत के नहाने के बाद, पाक होने के बाद, उसके जो वो हैं ओवरीज, वहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फॉलिकल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होके छोटे छोटे एग्स में, और फिर एक एग मैच्योर होके तो फिर वो तैयार होता है। तो उस एग को मुकम्मल होने में 1 हफ्ता चाहिए। 1 हफ्ता नापाकी वाला, 1 हफ्ता एग बनने वाला। हाँ। एग अभी बना ही नहीं तो प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये जो 2 हफ्ते हैं
अगर आप समझते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 और 7 14 दिन कर लें, और अगर आप कोई कहता है कि नहीं हफ्ते में 8 दिन होते हैं तो 8 और 8 16 दिन कर लें। तो ये 14 या 16 दिन एंड पे जाके क्या हमने इंतज़ार किया कि पेन आई कि नहीं आई? डॉक्टर आपको LMP के थ्रू इन्हीं 2 हफ्तों को बीच में रख के आपकी EDD एंड डिलीवरी डेट निकाल के बैठ गया है और आपको माइंड सेट कर दिया है कि ये इस डेट में आपने आना है। तो वो आपको अगर 14 से 16 दिन पहले बुला चुका है तो मुझे बताइए आपका अल्लाह आपको वहां से पेन कहां से दे दे? तो गलती किसकी है फिर? तो इसका हमें मतलब सोचना पड़ेगा कि जानबूझ के ये चीज़ की जा रही। आप बेहतर समझते हैं, आप नहीं समझते बिल्कुल ऐसी कि सारा काम मेरे से अच्छा, निकलवाना डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि आप तो एक तो नेचर को प्रमोट कर रहे हैं, कुदरती चीज़ों को भी आप करते हैं, और जैसे कि अभी भी आप कुछ चाय की दाब पेश की गई, लेकिन आपने अपना जो गर्म हाँ, पानी ये उसी कौम को बता दीजिए चाय- कि मैं ये गर्म पानी हाँ, ही पी रहा गर्म हूँ पानी, और बिल्कुल। उबलता हुआ तेज़ गर्म पानी आया। हाँ, आप बात करते हैं कि चाय पीना जो है ना वो ठीक नहीं है। आप हमारे यहाँ तो अदब से बहुत सारे लोग लगाव रखते हैं, और स्पेशली जो शायर हैं वो बड़ा फैसिनेट करते हैं चाय के बगैर उनकी शायरी भी बेशक अधूरी सर रहती दो ही है। तरह के आपको आप लोग कहते हैं नजर कि आएंगे। चाय दूध का मिक्स करना और फिर वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो क्या ये नेचर नहीं है? कैसे? फ्लेवोनाइड केमिकल होता है चाय की पत्ती में, पत्ती में है, और दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, दोनों को मिक्स करना गलत है। और ये दूध आपको कौन पता सा? है, आपको पता है दूध जो भी हो, गाय का, भैंस सर का, कोई भी दूध हो ना, उसी की बात हम दूध की बात कर रहे हैं। मैं ये वो जो आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्ड, नहीं फ्लेवर्ड भी नहीं आप उसको कहते हैं, टी वाइटनर्स की बात नहीं कर रहा जी। टी वाइटनर तो वैसे भी हार्मफुल है इंसान के लिए, वो तो वैसे ही फायदेमंद नहीं, वो दूध थोड़ी है, वो तो दूध जैसा है। हाँ, अच्छा, अब आप ज़रा अरब के खत्ते को चेक कर लें। अरब में क्या है? वहाँ पे ब्लैक टी पी जाती है। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो भी इस वक्त अरब के खत्ते में, UAE का हो गया, बहरीन हो गया, मस्कत हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदीया है, उसके मुख्तलिफ सिटीज़ हो गए, शहर हो गए, वहाँ पे आप देखिए, आप वहाँ पे उनको कहेंगे ना चाय जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, आप उनसे पूछ लें, वो आप किसी को जाके कहें ना चाय, तो वो सिर्फ पत्ती का कावा जो लेके आते हैं वो उसको चाय कहते हैं, दूध को नहीं, दूध वाली चाय नहीं। और जब वहाँ पे उनको कहा जाए कि मुझे नहीं दूसरी, तो वो कहता है अगर बंगाली होगा पता क्या बोलेगा, या अरबी होगा कोई, तो जैसे उसको उर्दू आती है उस तरह, कहता हाजी साहब चाय दूध वाला चाय बोलो ना, दूध वाला चाय बोलो, दूध वाला चाय, दूध वाला चाय बोलो। ये चाय हमारे यहाँ तो ये चाय है, वो गरम, वो कावा पत्ती, उसका गर्मी खुश्की करता है। ये अच्छा, जो चाय की पत्ती है ये जिस्म में गर्मी खुश्की पैदा करती है, और गर्मी खुश्की जो है वो तजाबियत पैदा करती है, गैसेस पैदा करती है, मैदे के लिए हार्मफुल है, ब्लड प्रेशर लाएगा, फिर आगे आपका मैदे का अल्सर करेगा आपका। मुझे कोई इतराज़ नहीं, जो पीना चाहता है पिए, मैं कब कहता हूँ ना पिए, लेकिन पेट बढ़ेगा, पेट फूलेगा। जिनके पेट बड़े हुए और चाय पी रहे हैं उनको ज़रा कहें कि 1 महीना चाय छोड़ दें। हाँ, ये तो मेडिकल प्रूवन भी चीज़ तो है, इसके अंदर बिल्कुल सही निकोटीन भी होती सही है, कह रहे इसके अंदर निकोटीन भी है। अगर किसी की सिगरेट छुड़वाना चाह रही, एक मेरे पास एक पेशेंट आ गए, तो मैंने उसको कहा कि आपने सिगरेट ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके तेज़ी से वाइंड अप करें, छोड़ दें इसको, आपके किडनी और बहुत सारे मसाइल इश्यूज़ हैं, तो इसको आप वाइंड अप कर दें प्लीज़, बहुत हो गया। सही। उसने कहा जी ठीक है छोड़ता हूँ। जब वो दोबारा आए अगली दवाई दोबारा के लिए, जब फॉलो अप के लिए, तो उसकी मिसेज ना उसके ज़रा पीछे होके ना ऐसे बराबर बैठे हुए थे दोनों मियाँ बीवी, मैं सामने बैठा था, तो वो ऐसे थोड़ा का पीछे होके ना, तो वो मुझे करती है कि इसने सिगरेट नहीं छोड़ी। अच्छा। मैं क्या अच्छा, तो मैंने उसे कहा कि भाईजान सिगरेट, कहते सर बस छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी काफ़ी कम कर दी हैं। तो उसकी बीवी फाजी बोली, कहती नहीं कोई कम नहीं की थी, हाले उधर ही उतनी है। अच्छा, मैंने ऐसे ही निकला, मैंने उसको कहा, अब मुझे नहीं पता था, मैंने उसे कहा कि सर सिगरेट छोड़ दीजिए, ये नुकसानदेह और आपके लिए निकोटीन और पहले ही मसाइल, आपके स्टमक इशू है, आपके किडनी इशू है, लिवर इशू है, और बहुत सारे मसले। तो मैंने कहा ये हार्मफुल है आपके लिए, अब आप प्लीज़ इसको वाइंड अप करें। कहते सर कोशिश करता हूँ। मैंने कहा अब देखें लोग चाय पीते हैं, लोग चाय पे लगे हुए हैं, तो जो चाय पी रहा है उसके अंदर भी निकोटीन है, और जो सिगरेट पी रहा है उसमें भी निकोटीन है। तो साथ ही वो बंदा जो बैठा कहता है ओ लो जी याद कमाल हो गया। मैं क्या की होया, कहता कहता सवेरे उठ के अड्डा मग्गा खाली पेट चाह, दोपहर ਨੂੰ ਚਾਹ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹ, मॉर्निंग में भी, नाश्ते में भी चाय। मुझे कहता है जी लो, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ कि मैं सिगरेट ਛੱਡ देवां, कहता लो तेरी तू ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ पीनी बहुत मग्गे भर भर के, उसके अंदर भी निकोटीन ही होती है। कहता हूँ तू चाह छੱਡ ਤੇ मैं सिगरेट छੱਡ ਦਾਂਗਾ। सिगरेट में भी तो वैसे टार होता है सर सारा कुछ होता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
ठीक है। तो सो डिपेंड ऑन कि हम तो कौम को ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप बीमारियां इतनी तेज़ी से फैल रही हैं, इतनी बढ़ चुकी हुई हैं, इतने मसाइल हो चुके हुए हैं। आप देख लीजिए इस वक्त फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड और ये प्रोसेस्ड फूड, पैक अच्छा, शुदा पहले प्रोसेस से फूड तैयार की शुदा। बात की आपने, तो आपने एक जगह पे कहा है जी ऑल ब्रेड्स आर कॉजिंग कैंसर। जी, तो ब्रेड्स किस तरह से कैंसर कॉज सकती हैं? आप की कोई किससे मेडिकल बनती रिसर्च है? किससे बनती है? मैदे से? मैदे से। हाँ। और मैदा कुरान में अल्लाह फरमा चुके कि वल हब्बु जुल अस्फ़ व रेहान फ़बैयला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान की आयत 11 और 12। वल हब्बो का माना है और भूसा वाला अनाज जिसके अंदर फाइबर हो, ठीक है। तो इसमें तो फाइबर है ही नहीं, ठीक, मैदा है। और मैदा हमारे मैदे का बहुत बड़ा दुश्मन है। फिर इसको जो प्रोसेस किया जा रहा है, इसके अंदर जो केमिकल हैं ज़रा वो भी स्टडी कीजिएगा, वो भी स्टडी करें ना, कौम उसको भी देखे। सही। कौम एक जुमला सुनती हो, कहती है लो जी असि डबल रोटी खा रहे हैं ऑलरेडी। तो कुछ तो मल्टीग्रेन ब्रेड्स होती हैं, वो भी तो ठीक हो कौन सी मल्टीग्रेन? मल्टीग्रेन से अच्छा different। मुझे ये बताइए, आजकल तो बड़ा ट्रेंड है। मल्टीग्रेन का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है ना, पैसा कमाना किसी ने, एक ट्रेंड है। मुझे ये बताइए, बड़े ब्रांड मल्टीग्रेन जो है वो जितने बीज हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनके ज़रा सारे मिजाज तो पढ़े ना आप। किताबुल मुफरदात है कि उसके अंदर मिजाजों को पढ़ लें, हर चीज़ का मिजाज क्या हर है। बीच का एक मिजाज है। हर एक का अपना अपना एक मिजाज है ना, हर एक चीज़ की अपनी अलग अलग अफादियत है। क्या वो चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं, ये गौर करना है। और अगर मल्टीग्रेन कोई फ़ायदेमंद होता इंसान के लिए, तो फिर मेरा अल्लाह जो है जहाँ इतने अनाज, इतने बीज, इतनी चीज़ें खाने के लिए उगाई, तो फिर मेरा रब जो वो एक मल्टीग्रेन बीज नहीं बना सकता था?